सभी अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं जगदीश बराज पॉलिटी विद बराज यूट्यूब चैनल के साथ आज आपके सामने राजनीतिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक समकालीन विश्व में का तीसरा चैप्टर समकालीन दक्षिणी एशिया के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमने इससे पिछला पाठ पढ़ा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में अमेरिका के सामने कौन कौन से संगठन हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं उसके बारे में जाना। उसमें यूरोपीय संघ, आसियान दो महत्वपूर्ण संघ, और उसके बाद चीन, जापान, साउथ कोरिया, इनकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी आज अमेरिका के लिए चुनौती बनी हुई है। और एक संस्था बनी है ब्रिक्स, BRICS। आपने देखना है कि ब्रिक्स में 5 देश हैं। वो कौन कौन से देश हैं वो आप पता करो कि ब्रिक्स के 5 देश कौन से हैं। उन देशों के पास संसाधन अच्छे हैं, अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो उनके अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो खासकर आजकल अमेरिका है वो ब्रिक्स से डरा हुआ है। अब बच्चों, आज का पाठ है समकालीन दक्षिणी एशिया। समकालीन दक्षिणी एशिया अर्थात 12वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में जिस समय का हम अध्ययन करते हैं उस समय के दौरान दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश थे, इस बारे में हमें जानना है। यानी उस जिस समय का अध्ययन पूरे विश्व का हम कर रहे हैं, उस समय में दक्षिण के जो एशिया के जो देश थे वो कौन कौन से हैं और वहां क्या चल रहा है, और या क्या चल रहा था या क्या चल रहा है, ये हमें जानना है। तो पहले तो मैं बच्चों ये देखना है कि दक्षिणी एशिया कहाँ है और क्या है। यानी पूरा ग्लोब में आप बिल्कुल नीचे देखिए, दक्षिण में नीचे देखोगे तो सबसे बड़ा देश आपको भारत मिलेगा। भारत के आप राइट हैंड में पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान, और भारत के सर के ऊपर देखें हम तो नेपाल और भूटान, और हम देखें पूर्व साइड में तो बांग्लादेश, और यदि हम बिल्कुल भारत के साउथ में देखें तो हमें मिलता है श्रीलंका और मालदीव। अर्थात ये 8 देशों का समूह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, इन 8 देशों को दक्षिणी एशिया कहा जाता है। इन 8 देशों ने 1985 में एक संस्था बनाई जिसको सार्क कहा गया, SAARC, यानी दक्षेस संगठन। दक्षिण की साइड का जो संगठन है उसको दक्षेस संगठन या सार्क, अंग्रेजी में इसको सार्क बोल देते हैं। तो बच्चों, ये जो 8 देश हैं, इनमें जो 8वां देश अफगानिस्तान है वो काफी देर बाद में शामिल हुआ, 2007 के आसपास शायद शामिल होता है। उससे पहले 7 देश थे। तो एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि सार्क देश के संस्थापक देश को कितने थे? तो कितने थे? 7। संस्थापक क्या होता है? स्थापना करने वाला। संस्थापक का मतलब है स्थापना करने वाला। अब इन देशों के बारे में जानते हैं हम। भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, इन 8 देशों में आजादी के समय से ही, यानी 1947 के बाद भारत और 1948 के बाद श्रीलंका,
जिसको श्रीलंका से पहले सिलोन कहते थे अंग्रेज, उन देशों में आजादी के बाद से ही लोकतंत्र स्थापित है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश ऐसे हैं जो आजाद होने के बाद कभी लोकतंत्र रहा है और कभी सैनिक शासन रहा है। नेपाल और भूटान की प्रकृति एक जैसी है। वो दोनों शुरुआत में राजवंश थे, यानी राजा का शासन होता था। अब धीरे धीरे वो लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं। भूटान आज भी राजतंत्र विद लोकतंत्र के साथ है और नेपाल में तो अब लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। अब बच गया मालदीव। मालदीव 1968 में सल्तनत थी। सल्तनत मतलब मुस्लिम, जैसे अपने राजा कह देते हैं और मुस्लिम शासक सल्तनत कहते हैं। तो 1968 में वहां सल्तनत को हटा दिया गया, वहां भी लोकतंत्र स्थापित हुआ और अध्यक्षीय प्रणाली शुरू हुई। अब बच्चों, अध्यक्षीय प्रणाली क्या है? शासन दो प्रकार का होता है, एक संसदीय प्रणाली और एक अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है, जैसे भारत में है, इंग्लैंड में है, और अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, यानी राष्ट्रपति पावरफुल होता है, जैसे कि मालदीव और अमेरिका में भी राष्ट्रपति है। तो जिस देश का मुखिया पावरफुल यदि राष्ट्रपति है तो अध्यक्षीय प्रणाली, और यदि प्रधानमंत्री है तो उसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। तो अब हमने 8 देशों का एक प्रकार का विभाजन कर लिया, यानी श्रीलंका और भारत शुरू से लोकतंत्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन, नेपाल और भूटान पहले राजवंश और अब लोकतंत्र की ओर, और 1968 में मालदीव सल्तनत को खत्म करके अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी लोकतंत्र को स्थापित कर चुका है। अब उस समय इस समकालीन में इन देशों की स्थिति कैसी थी? अब हम साउथ जो एशिया के इन 8 देशों के बारे में समस्याएं देखें। छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि इन देशों में समस्याएं क्या क्या है। तो एक तो ये हमेशा से ही, अब से नहीं, पिछले हजारों सालों से ये एशिया के 8 देश संघर्ष का क्षेत्र रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अनेक देशों ने भी इसी क्षेत्र में आकर कब्जा जमाया। पहले हुण आए, संक आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज आए, सभी आने आकर इन 8 देशों की संपत्ति को खूब लूटा। तो इसे कह सकते हैं कि एक तो ये संघर्ष का क्षेत्र रहा, और देश के आजाद होने के बाद संघर्ष का क्षेत्र रहा। तो जब देश आजाद हो गए ये, तो अब इनकी सीमाएं निश्चित करनी थी। तो सीमा को लेकर भी यहाँ झगड़ा होता रहता है, जैसे भारत और पाकिस्तान में सीमा का झगड़ा, चीन और भारत में सीमा का झगड़ा, नेपाल और भारत में भी थोड़ा बहुत सीमा का झगड़ा, बांग्लादेश और भारत में भी सीमा का झगड़ा, और श्रीलंका और भारत के बीच में भी थोड़ा बहुत सीमा का झगड़ा रहता है। तो एक तो प्रकृति ये रही कि इन देशों की मुख्य समस्या है सीमा विवाद। एक ये देश एक ही भूभाग में है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं और अनेक देशों में होकर जाती हैं, तो जल विवाद होना स्वाभाविक है। यानी लड़ाई किसकी होगी? साझे की। जितनी चीज साझी उतनी ही लड़ाई। तो साझा क्या है? पानी है। तो इन देशों के बीच में जल विवाद भी रहता है, और यहाँ अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराओं के लोग रहते हैं। तो इतनी अधिक विभिन्नता जहां होगी वहां विवाद का विषय तो बनेगा। एक ये मामला, ये जो जगह है वो संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ये कभी आप देखोगे कि अपने देश में कभी पश्चिम बंगाल में, कभी बिहार में, कभी हरियाणा में जाट आंदोलन, कभी साउथ इंडिया में हिंदी के खिलाफ आंदोलन, कभी मरुभूमि राजस्थान का आंदोलन, आपस में चलने के साथ साथ अब पाकिस्तान वाला एंगल ले ले, बांग्लादेश वाला एंगल ले ले, भूटान और नेपाल पर चीन डोरे डालता रहता है। तो वो भी हमें सावधानी रखनी पड़ती है कि ये हमारे जो पारंपरिक देश, सहयोगी देश है, ये चीन के खेमे में ना चला जाए। चीन भी अपने क्षेत्र के नजदीक होते हुए भी अपनी पूरी बदमाशियों पर रहता है। तो इस यहाँ का जो मामला है बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब होता है कि
भावुकता से भरा हुआ, यानी थोड़े से यदि कोई मुद्दा विशेष उठ जाए तो वो गंभीर रूप धारण कर लेता है, यानी थोड़ा मुद्दा गंभीर रूप धारण कर ले तो उसको सेंसिटिव क्षेत्र कहा जाता है। अब बच्चों, भारत में 1947 से लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा यदि किसी को श्रेय देना है तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू में 100 अवगुण हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति में 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन यदि जवाहरलाल नेहरू को किसी बात के लिए विशेष रूप से याद किया जाए तो वो ये कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने वाला, लोकतंत्र स्थापित करने में अनेक बाधाएं आने के बावजूद भी लोकतंत्र के नाम पर अडिग रहना और लोकतंत्र को कामयाब करने की अच्छी तगड़ी नींव डाल देना, यह जवाहरलाल नेहरू का काम है। और उसी समय 1947 में पाकिस्तान बना, लोकतंत्र की दुहाई दी गई, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी गई, कभी मुस्लिम राष्ट्र की दुहाई दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना मर गए और जैसे ही वो मरे उनका संविधान तो सिरे नहीं चढ़ा और वहां पर सैनिक शासन आ गया। संविधान बनाए गए, फाड़े गए, संविधान बनाए गए, फाड़े गए, वो चलता रहा वहां और आज तक वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। पहले 10 साल 12 साल सैनिक शासन रहा, फिर मुश्किल से लोकतंत्र आया, लेकिन उसके बाद फिर सैनिक शासन लागू हो गया। फिर बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ बनते हैं, लेकिन बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ बनने के बाद फिर एक ऐसा मुशर्रफ के टाइम में दौर आया कि फिर सैनिक शासन। और आजकल कुछ सालों से लोकतंत्र नाम का ढकोसला वहां चल रहा है, लेकिन वहां सेना इतनी प्रभावी है, वो प्रभावी इस हमारी सेना है। जैसे हमें जनरल का नाम नहीं पता, जनरल कौन है और उसके नीचे 4 जो बड़े अधिकारी हैं वो कौन है। आप पाकिस्तान की सेना का जो प्रवक्ता है उसको भी संसार बता देगा कि प्रवक्ता कौन है, क्योंकि हमारी सेना का एक ही काम है कि देश की रक्षा करना, वो राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेती। और पाकिस्तान की सेना का एक काम जो रक्षा का है उसको छोड़ के बाकी दुनिया के सारे काम पाकिस्तानी सेना के। वो उद्योग भी चलाती है, वो राजनीति भी करती है, वो प्रधानमंत्री भी बनाती है, वो राष्ट्रपति भी बनाती है, वो जन कल्याण के काम करती है और जनता को ठोकने का काम भी करती है। तो यानी किसी भी देश की सेना का एक मुख्य काम होता है देश की रक्षा करना, उसको छोड़ के पाकिस्तान की सेना सारे कार्य करती है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वो रक्षा का काम नहीं करती, क्योंकि वो 1948 में भारत से पीटे गए, 1965 में पीटे गए, 1971 में पीटे गए, 1999 में पीटे गए और 2025 में पीटे गए। और पिटने के बाद भी जीत, और इनका जिगरा बहुत बड़ा है, पिटने के बाद भी वो जीत का जश्न मनाते हैं। और अपना अभी जो 2025 में उनके सारे एयरबेस उड़ा दिए, परमाणु हथियार रखने की जगह भी बर्बाद कर दी, आतंकवादियों को हमने घुस के मार दिया, उनकी बिल्डिंगें तबाह कर दी, उसके बावजूद भी उन्होंने जीत का जश्न मनाया। और उसका जो सेनापति है उसने प्रधानमंत्री को कह के खुद ही चीफ क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत बड़ा इनाम जिसको बोलते हैं मार्शल का, फील्ड मार्शल का तगमा ले लिया कि मैंने ये जंग जीत ली। दुनिया कह रही है और दुनिया ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भी कह रही है कि तुमने क्या जीता, वो मुझे एक दो जगह तो बता दो। पाकिस्तान ने भारत की जो जहाजें गिराई थी राफेल, वो कहाँ है वो दिखा दो। पाकिस्तान की ने भारत की जो बिल्डिंग तोड़ी वो दिखा दो। तो दिखाने के लिए उनके पास है कुछ नहीं है, लेकिन इसी तरह से वो अपना डिंडोरा पीट रहे हैं। अब आगे कह कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 के बाद विवाद शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर से। जैसे देश आजाद हुआ जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और इसके बाद उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर पर दावा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने युद्ध किए, उसमें हारे, और हारने का बाद जब 5-5 युद्ध वो हार गए तो अब उन्होंने ठान रखी है कि अब हमें आतंकवाद का सहारा लेना है। आतंकवादी पालते हैं, भारत में बेचते हैं और निर्दोष लोगों को मारा जाता है, जैसे हमारे पहलगांव में 26 मारे गए। लेकिन अब पहले और अब की सरकार में दृष्टिकोण में थोड़ा फर्क आ गया। पहले हम क्या करते थे, वो आतंकवादी हमला करते थे,
हम उन्हें शिकायत करते थे, यूएनओ को कहते थे, विदेशों को कहते थे हमारे पर हमला कर दिया। और अमेरिका क्योंकि उनका कमाऊ पूत है, जैसे एक गांव में एक बड़े चौधरी के आदमी के पास 2-4 गुंडे होते हैं, उसी तरह अमेरिका के पास एक पाकिस्तान नाम का एक गुंडा है जो मुश्किल समय में उसकी सहायता करता है, जो वो कहता है वही करता रहता है। तो पाकिस्तान अमेरिका उसे कभी कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब जो सरकार है वो कहती है कि यदि आप आओगे तो उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। तो जैसे जवाब दिया, अब पाकिस्तान बौखला गया। इसके बाद पीओके का भी रोला है। पीओके आपको पता है कि इंटरनेशनल सीमा से आगे पाकिस्तान शुरू 1947 में आ गया था, तो उसको वापस धकेला, पूरा नहीं धकेल पाए, लेकिन वो जहां बैठ गए तो भारतीय क्षेत्र में कब्जा करके बैठे हैं। एक जल विवाद भी है हमारे, क्योंकि हमारी जो 6 नदियां हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल से, पंजाब से निकलकर पाकिस्तान में जाती हैं। और इन नदियों के पानी के बारे में एक बार वर्ल्ड बैंक ने 1960 में समझौता कराया था, जो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तब हुआ था 1960 में। तो ऊपर की 3 नदियां थी, उसमें कहा भी 80% पानी हम आपको देंगे, 20 हम रखेंगे, और नीचे की 80% भारत रखेगा और 20% पाकिस्तान को देगा। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो अब मौजूदा सरकार ने वो जल समझौता जो वर्ल्ड बैंक ने कराया था वो तोड़ दिया है। अब वो पानी के लिए भी बिलबिला रहे हैं। तो ये भी कारण है, आतंकवाद का भी कारण है। 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग करा दिया था। 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग कराया था, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी भारत के टुकड़े करते हैं। तो पंजाब में खालिस्तान को शह दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, दिए। अभी तो क्या दे रहे हैं, पहले दिए थे, पंजाब को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसका भी भारत ने बहुत जवाब दिया। लेकिन जब सारी चीजों से हार गए तो उनका एक ही सहारा बच गया, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दो, भारत में भेजो और उन देश को डिस्टर्ब करो। ये भारत विरोधी गतिविधियां चलाता रहता है, उसके कारण भी हमारा झगड़ा रहता है। एक गुजरात में एक सरकरिक रेखा है जो पाकिस्तान नहीं मानता है, यानी बहुत पहले ये सरकरिक रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, लेकिन वो नहीं मानता। और एक सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी झगड़ा रहता है, वो दावा करता है ये हमारा है, हम कहते हैं ये हमारा, उसके लेके, यानी भारत और पाकिस्तान में झगड़े का कारण बहुत है। और सबसे बड़ा जो, ये तो चीजें आपको हर कहीं मिल जाएगी, लेकिन एक मैं नई बात बताता हूँ आपको, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का कारण है, वो है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। एक तो भारत से वो 5 युद्ध हारा है और 500 युद्ध उन्होंने अपनी किताब में लिख रखे, हम जीत गए। और पाकिस्तान की किताबों में बच्चों को दिखा रखा है कि हमने भारत को 5 बार धूल चटा दी। हमने 1971 में उनके 93,000 सैनिकों को कैदी रखा, 1.5 साल बाद में जाके छोड़ा। वो तो हमारे राजनीतिक नेताओं की उस समय की थोड़ी कमी रही कि हम उस समय यदि बार्गेनिंग करते तो हम पीओके से, सियाचिन ग्लेशियर से और सारी समस्याओं को जड़ मूल से खत्म करके यदि हम 93,000 को सौंपते तो हो सकता था ऐसा हाल है। क्योंकि अब हम कह सकते हैं, क्योंकि 2025 है, ये 1971 की बात थी, कैसी परिस्थितियां थी, नेताओं के सामने किस प्रकार का संकट था, हम इसे दृढ़ता के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन आज हम विचार कर सकते हैं, यदि मौजूदा सरकार जैसी इच्छा शक्ति यदि ज्यादा होती तो हो सकता था ऐसा हो जाए। तो लेकिन उनकी किताबों में भारत के प्रति जहर भरा हुआ है। वो दुनिया में, पाकिस्तान का बच्चा जो भी स्कूल में पढ़ेगा वो पढ़ेगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन है तो वो है भारत। और जब वो पीढ़ी बड़ी होती है तो यही दिखाती है। जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बड़ा खोट था। जब मैं पढ़ता था तो क्या सिखाया जाता था, भगत सिंह उग्रवादी है, चंद्रशेखर उग्रवादी है, अकबर महान है, औरंगजेब की प्रशासनिक व्यवस्था और खेती व्यवस्था बड़ी बढ़िया थी, और मतलब औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण करवाया, अकबर ने अपने हिंदू जो उस समय बिरबल और आदि लोग थे उनको रखा, बड़ा सम्मान था। ये सारे कुछ इतिहासकारों ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके हमारे दिमाग में ऐसे चीजें डाल दी ताकि हम अपने
अपने पर गर्व ना कर सके एक भारतीय होने के नाते। यदि बच्चों को भारत के गर्व की चीज बताई जाएगी तो गर्व होगा। हमें ऐसा ही लगा कि हम कभी कुछ नहीं थे, लेकिन अब सरकार चेती है कि वो सिलेबस बदल रही है और ओरिजिनल जो इतिहास है, जो घटा, जिन वीरों ने भारत भूमि के लिए अपने प्राण दिए, जिन्होंने अपनी जानें दी, जैसे गुरुओं ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, उन गुरुओं के बच्चों के नाम आज शहीदी दिवस मनाया जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी देश के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति गौरवान्वित होंगे और गर्व महसूस करेंगे, तो राष्ट्र भावना जागेगी, राष्ट्रवाद आएगा और देश के लिए कर गुजरने का कुछ जज्बा पैदा होगा। अब तक भारत और पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया कि ये जो 5-6 युद्ध हुए हैं, इन सभी युद्धों में उनकी हार हुई है। भारत ने और पाकिस्तान ने अब तक, दोनों परमाणु संपन्न देश है। 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, जब परमाणु विस्फोट किया था, ये परमाणु जो बम था वो बनकर शायद तैयार जवाहरलाल नेहरू के समय से हो रहा था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू शांति के प्रतीक माने जाते थे, अपने आप को शांति का देवता मानते थे। और आजकल डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार है, वो लेने के चक्कर में भी थे, तो उन्होंने सेना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो हम 1962 में चीन की लड़ाई हार गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी के समय से देश मजबूत होना शुरू हुआ, सेना की तरफ ध्यान दिया गया और पीवी नरसिम्हा राव के समय भी अच्छा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साबित हुए। राजीव गांधी भी टेक्नोलॉजी लेके आए थे और 2014 के बाद में तो सरकार का बहुत अधिक ध्यान है कि सेना मजबूत, यदि आपके पास हाथ में ताकत होगी तो शांति रह सकती है, क्योंकि कमजोर आदमी कभी शांति का प्रतीक नहीं बन सकता। आप ताकतवर हैं तो आप शांति स्थापित भी कर सकते हैं। हमारे आस पड़ोस के जो 8 देश हैं, जो सार्क मैंने बताया था, दक्षेश के देश हैं, वो छोटे छोटे देश हैं। यदि हमारा बड़ा देश है और ताकत रखता है तो हम उनकी भी रक्षा कर पाएंगे और हम भी रक्षा अपनी भी कर पाएंगे। यदि उन 7 देशों को लगेगा कि भारत के पास दम नहीं है हमारी रक्षा करने का, तो वो देश कहां से जुड़ेंगे? चीन से जुड़ जाएंगे, अमेरिका से जुड़ जाएंगे, यूरोप से जुड़ जाएंगे। वो जुड़ेंगे तो इस क्षेत्र में फिर वही हाल होगा जो हजारों सालों से होता रहा। अब हमारा देश ताकतवर बन रहा है, तो अब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सब की नजर भारत की तरफ है और भारत को सारे मित्र के रूप में देख रहे हैं। अब आपने देखा होगा, एक वो छोटा सा मालदीव देश है, हमारी सेना वहां है, उनके पास कोई ज्यादा ब्योत भी नहीं है, पर्यटन है सिर्फ, और पर्यटन भी भारत के कारण ज्यादा, उनकी जीडीपी भी ज्यादा हो गई थी, एक अच्छा पैसे वाला देश हो गया था। लेकिन उन्होंने भारत को ही ललकारना शुरू कर दिया। तो मोदी जी लक्षद्वीप में गए, एक छोटी सी कुर्सी लेके बैठे कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर है, इसको हम पर्यटन की ओर सुधार करेंगे। इतना कह के जहाज में चढ़ के दिल्ली आ गए। लोगों ने खटाखट मालदीव की अपनी टिकटें कैंसिल करने शुरू कर दिया और देखा कि मालदीव यदि इस तरह से आंखें दिखा रहा है तो हमें भी मालदीव में जाना नहीं चाहिए। लोगों ने जाना बंद किया। मालदीव का राष्ट्रपति चला गया चीन के पास। चीन के पास सीधा सा हिसाब है, कुछ जब तुम आओगे तो क्या लाओगे और जब हम आपके आएंगे तो हमें आप क्या दोगे। चीन की नीति बड़ी स्पष्ट है। चीन फ्री में किसी की सहायता करना, मानवता के नाते किसी की सहायता करना नहीं चाहता। उसका साधारण सा नियम है कि आप जब हमारे पास आओगे तो क्या लाओगे और हम तुम्हारे पास जब आएंगे तो आप हमें क्या दोगे। तो इस नीति से मालदीव है वो 7-8 महीने में ही तंग आ गया, क्योंकि जब भी पैसा चीन देगा वो कहता है कि ये कौन सा पोर्ट, कौन सी जगह हम आपकी फैक्ट्री लगाएं हम अपनी। तो मालदीव को वो चीजें शायद पसंद नहीं आई और फिर मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से रिक्वेस्ट की कि हमारी गलती हो गई। और मालदीव का राष्ट्रपति है वो, कुछ दिन तो हमने भी अकड़ दिखाई, लेकिन आजकल फिर हम मालदीव के प्रति, और इसी में बड़े लोगों की इसी में समझदारी है कि छोटों के प्रति हमें नर्म रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा गुस्सा और कठोर और दमन है वो किसी को अपना नहीं बना सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले मालदीव जाके हैं, जहां वहां 21 तोपों से उन्हें सलामी दी, बड़ा सत्कार किया गया और कहा गया कि भारत हमारा बड़ा भाई है। तो इस दृष्टि से भी उनको देखा गया। दूसरा परमाणु विस्फोट हुआ था 1998 में,
और दोनों मई में हुए थे, मई 1974 और मई 1998। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसमें हमारे पर इतना आज के जितना भारत मजबूत नहीं था, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध यानी व्यापार पर और पर लगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी घबराए नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के पास 1998 में मई में भारत ने परमाणु बम विस्फोट किया, और उस समय परमाणु बम का जो विस्फोट हुआ वो इतनी गोपनीय ढंग से किया गया कि अमेरिका की सैटेलाइट भी इसको नहीं पता कर सकी। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के वीरान जगह पड़ी है। बच्चों, परमाणु बम जब भी परीक्षण किया जाता है तो वो ऐसी जगह किया जाता है जहां पर आसपास में आबादी ना हो, तो ऐसी जगह हमारे है जैसलमेर। तो परमाणु विस्फोट के बारे में जब भी पूछा जाए तो राजस्थान का जैसलमेर का इलाका है पोखरण, वहां पोखरण है, पोखरण में पोखरण के इलाके में किया जाता है, जो जैसलमेर के पास ही इलाका है जैसलमेर जिले का। और पाकिस्तान में जहां पर परमाणु बम विस्फोट करने की जो जगह है वो है बलूचिस्तान का चगाई क्षेत्र, चगाई की पहाड़ियां, उनमें किया जाता है। तो हमने परमाणु बम का विस्फोट किया, अमेरिका ने हम पर काफी सारे सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए व्यापार करने पर, तो काफी दिक्कत आई। उस समय हमारा देश इतना मजबूत भी अर्थव्यवस्था में नहीं था, और अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर पाकिस्तान भी गए थे, लाहौर समझौता किया था भी हम अब शांति से रहेंगे, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे दिल्ली, वापस आए घूम के प्रेम प्यार की बातें करके, तो उस समय मुशर्रफ था, वहां का जनरल होता था, उसने अपनी फौज को कारगिल की पहाड़ियों पर भेज दिया। एक गडरिये ने बताया फौज को कि पाकिस्तान की सेना पहाड़ियों पर बैठी है, तो हमने मुकाबला किया और कारगिल में पाकिस्तानी फौज को खूब मारा, वहां हमारा भी काफी जनहानि हुई। फिर अमेरिका की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी के पास फोन भी आया कि आप जो ये हमला जो है वो बंद करो, नहीं तो पाकिस्तान परमाणु हथियार से हमला करेगा, यानी डरा रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान को परमाणु हमला करने दो, पाकिस्तान यदि हम पर परमाणु हमला करेगा तो मैं ये मान लेता हूं कि भारत 25% खत्म हो जाएगा, लेकिन सुबह सूर्योदय पूरा पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। ऐसी अटल बिहारी वाजपेयी की ओजस्वी बातों से अमेरिका भी घबरा गया, और फिर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि हमने युद्ध बंद हो गया, और पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। तो इस प्रकार की परिस्थितियां आज तक चल रही हैं। उसके बाद कारगिल युद्ध के बाद भी अभी 2025 में हुआ है। तो इस समय का जो समकालीन दक्षिण एशिया है, वो जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है। बच्चों, दूसरे नंबर पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, शुरू से ही लोकतंत्र है, और वहां पर जो समस्या है वो बाकी दक्षिणी एशिया के देशों से अलग है। वहां दो प्रकार की जातियां रहती हैं, एक तो सिंहली जो श्रीलंका की मूल लोग हैं, मूल जाति है, एक तमिल लोग हैं। बच्चों, जब हम अंग्रेजों के श्रीलंका और भारत गुलाम थे तो भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से बहुत सारे लोग अंग्रेज श्रीलंका में अपनी फैक्ट्रियों में, कारखानों में, खेती बागानों में काम करने के लिए तमिल लोगों को लेके जाते थे, और वो समय बीतने के साथ साथ वहीं बस गए। फिर देश श्रीलंका आजाद हो गया। अंग्रेज श्रीलंका को सिलोन कहते थे। ये छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अंग्रेज श्रीलंका को कहते थे सिलोन। और बच्चों, हम जब छोटे थे तो एक रेडियो में आवाज आती थी कि हम जैसे आज आकाशवाणी कहते हैं तो सिलोन रेडियो, तो मेरे दादा खबरें सुनते सुनते कहते थे सिलोन की खबरें सुनो, तो सिलोन कहा जाता था श्रीलंका को। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो धीरे धीरे अच्छा लोकतंत्र स्थापित हुआ, वहां किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वहां तमिल लोगों ने एक स्वायत्तता मांगनी शुरू कर दी, और स्वायत्तता मांगते मांगते, थोड़ी आजादी मांगते मांगते अलग देश भी मांगने लग गए, और सिंहली और
तमिलों में काफी झगड़ा हो गया। और ये झगड़े की शुरुआत थी वो कोई तमिल लोगों की तरफ से नहीं थी, वो थी कि लोकतंत्र तो था श्रीलंका में और बहुसंख्या में सिंहली लोग ही थे, तमिल तो 17% ही हैं, तो जो तमिल लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। सारी शासन व्यवस्था में बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिकल पार्टियों में, सारे में सिंहली लोग ही थे, तो अपने आप को डिप्राइव्ड मानते थे तमिल लोग, यानी वो मानते थे हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो उन्होंने एक संगठन बनाया 1985 में जिसे लीटे कहा गया, प्रभाकरण उनका नेता था और उन्होंने हथियार उठा लिए और फिर श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। अब भारत की सरकार है वो मुश्किल में फंस गई। श्रीलंका हमारा मित्र देश है, हम श्रीलंका के पक्ष में जाएं तो तमिल नाराज और तमिल के पक्ष में जाएं तो श्रीलंका नाराज, क्योंकि हमारे देश में तमिल लोग भी बहुत हैं और उन तमिल लोगों का श्रीलंका के तमिल लोगों के साथ आपस में संबंध और वो उसको अपना मानते थे, तो भारत है वो दुविधा में फंस गया। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने श्रीलंका से समझौते किए और 1987 में एक सेना भेज दी वहां कि सिंहलियों और तमिलों के बीच में एक भारत की सेना, शांति सेना आएगी, यानी शांति स्थापना करेगी। वो सेना जाने से सिंहली तो इसलिए नाराज हो गए कि भारत हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, और तमिल इसलिए नाराज हो गए कि हम भारत को अपना मानते हैं और वो तमिलों को ही मारने के लिए, हमारे ही आंदोलन को खत्म करने के लिए भारत की सेना आ गई। तो तमिल लोग भी नाराज, श्रीलंका के तमिल भी नाराज, अपने वाले तमिल भी नाराज और श्रीलंका के सिंहली भी नाराज। तो हमने बिना किसी नतीजे के 1990 में वो सेना वापस बुलानी पड़ी और वो कोई समझौता नहीं हुआ और तमिल और सिंहलियों का उसी तरह से आपस में झगड़ा चलता रहा। राजीव गांधी एक बार श्रीलंका में बाद में गए थे, 89 में गए थे, तो वहां जो परेड हो रही थी तो एक सैनिक ने, सिंहली सैनिक या तमिल सैनिक था, उन्होंने राजीव गांधी के सर में जो बंदूक का पीछे वाला जो बट होता है वो भी मार दिया था। और फिर 1990 में जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी जी प्रचार करने के लिए साउथ इंडिया गए थे, तो तमिलों ने वहां आत्मघाती हमला करके राजीव गांधी की भी हत्या कर दी थी। अर्थात वो शांति सेना भेजना हमारा जो था वो काफी महंगा पड़ा वो। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं चलती रही। अब श्रीलंका के बारे में छोटा सा प्रश्न आएगा कि वहां जातीय संघर्ष है, ये है सिंहली, फिर भी उनकी जीडीपी अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो उनकी 2-3 चीजें, एक तो उन्होंने पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान दिया, जनसंख्या कम है और जनसंख्या नियंत्रण के, यानी जितना भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ उतना विस्फोट वहां नहीं हुआ। और इस प्रकार की ये चीजें चलती रही और जो भी संघर्ष हुए उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से सुलझा भी लिए। बाद में आइसलैंड और डेनमार्क की मदद से जो लीटे का जो संस्था थी उसे खत्म कर दिया और तमिल और सिंहली का जो झगड़ा था वो निपटा दिया। प्रशासन में तमिलों की व्यवस्था कर दी गई। आज श्रीलंका में शांति है। इस शांति में भी कुछ श्रीलंका ने चीन से संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, जो श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं आई। काफी कर्जा ले लिया था, एक पोर्ट था, बंदरगाह थी, वो भी चीन ने हथिया ली थी। उसको छुड़वाने के लिए श्रीलंका को बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा, दिक्कत में आ गए थे और श्रीलंका की जनता भी नाराज हो गई थी। तो सारी जनता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाउस में घुस गई थी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में भागकर बाहर जाना पड़ा। लेकिन आजकल फिर श्रीलंका में शांति है और काम सही चल रहा है। अब बच्चों, हमने पाकिस्तान की बात कर ली, भारत की स्थिति का हमें पाकिस्तान के साथ पता लग गया। अब हमें श्रीलंका का भी पता लग गया, मालदीव की भी मैंने बात की थी। अब हमारा आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को बनाया भी हमने था 1971 में और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने काबू भी किया था। तो था क्या वहां, यानी जब 1947 में देश में आजाद हुआ तो पाकिस्तान एक तो हमारे पश्चिम में जो आज पाकिस्तान है वो था और एक पाकिस्तान पूर्व में था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों एक पाकिस्तान के रूप में थे, दोनों में चुनाव होते थे
और सरकारें बनती थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वही जिस तरह से श्रीलंका में सिंहली लोग हावी थे, उसी तरह दोनों पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भी जो पंजाब के मुसलमान थे वो ज्यादा हावी थे। अब पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान तो है, मुस्लिम भी है, लेकिन वो बांग्ला मुस्लिम है, यानी वो ना तो मुसलमान होते हुए भी उन्होंने बांग्ला संस्कृति नहीं छोड़ी, बांग्ला संस्कृति उन्होंने नहीं छोड़ी, और वो अपनी जो बंगाली भाषा है उसको भी प्रेफर करते थे, उसको भी बहुत महत्व देते थे। और पश्चिमी पाकिस्तान चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू लानी है, तो इस बात के लिए बांग्लादेश के लोग, जो बंगाली लोग थे, जो बांग्लादेश के थे और मुसलमान थे, वो पसंद नहीं करते थे कि उर्दू तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। उस उर्दू के खिलाफ और उधर पंजाब के मुसलमानों के खिलाफ एक लहर चली। उसका एक नेता था मुजीबुर रहमान, उसने आंदोलन चलाया, अवामी लीग एक पार्टी की स्थापना की, और वो पार्टी 1971 में जब चुनाव हुआ पाकिस्तान में 1970 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ, तो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी बांग्लादेश वाले पाकिस्तान, अब जो बांग्लादेश है वहां जो पाकिस्तान था, सारी जीत गई और कुछ सीटें से पश्चिमी पाकिस्तान में मिल गई। अब प्रधानमंत्री जो बनना था पाकिस्तान का, वो बनना था मुजीबुर रहमान को, और पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिला के। ये बात पाकिस्तानी पंजाब के मुसलमानों को, बड़े बड़े जमींदारों को, धर्मगुरुओं को और सेना को खास करके वो पसंद नहीं थी, तो मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, जेल में डाला। और जेल में डाला तो बांग्लादेश में और ज्यादा विरोध पैदा हो गया। जब विरोध पैदा हुआ तो मुजीबुर रहमान के लोगों को, संगठन को भारत ने पैसे से और उनके अत्याचार से बहुत सारे बांग्लादेशी भाग के भारत में आ गए थे। अवामी लीग के लोग भी आ गए थे, तो उनको ट्रेनिंग दी, उनको हथियार दिया और भारत ने फुल सपोर्ट दी कि तुम आजाद हो जाओ, हम आपके साथ हैं। तो फिर उस अवामी लीग ने मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। आंदोलन बहुत भयंकर हो गया। उस आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना आई हुई थी, उन्होंने बहुत मारकाट मचाई और उनके डर से दसियों लाख लोग भाग के भारत में आ गए। अब भारत के पास बहुत विकट स्थिति आ गई कि पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो भागकर भारत में आ रहे थे, उनको संभाल पाना, उनके लिए टेंट लगाना, खाने पीने की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल था। तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका को और सोवियत संघ को बताया। अमेरिका ने तो हमारा साथ देना ही नहीं था, वो तो पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन सोवियत संघ ने पक्ष लिया और कहा कि आप कार्रवाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भारत की सेना ने बांग्लादेश पर, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उस पर हमला किया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कब्जे में लिया और उनको गुलाम बनाया, उनकी वर्दियां और हथियार लेके उतरवा के उनको भारत में ले आए, उनको जेल में डाला। और उधर 16 दिन के लगभग 13 दिन, 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 1971 में, और 16 दिसंबर 1971 में वो युद्ध बंद हो गया। यानी 13 दिन में हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया और फिर अनेक प्रोसेस के द्वारा हमने उन 93,000 को सैनिकों को पाकिस्तान को सौंपा। और इसी तरह से ये बांग्लादेश के उसके बाद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। उस समय जो मुजीबुर रहमान था वो पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है उसका प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बना क्योंकि उस समय वो सर्वमान्य बांग्लादेश का नेता था, लेकिन 1975 आते थे उनका भी दिमाग खराब हो गया। उन्होंने जो संविधान खुद ही बनवाया था अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा, उनको बदल दिया और कहा कि मैं ही राष्ट्रपति हूँ, और बाकी जो पार्टियां थी उनको खत्म कर दिया। तो देश की जनता वो उससे नाराज हो गई और फिर देश की सेना ने मुजीबुर रहमान के घर में प्रवेश किया और मुजीबुर रहमान और उसके बच्चे, बेटे, पोते जितने भी थे सबको उन्होंने, बांग्लादेश की सेना ने उनको मौत के घाट पर गोलियां मार दी, सबको खत्म किया और बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू हो गया। आज जो पिछले साल जो भागकर हसीना जो राष्ट्रपति थी बांग्लादेश की, वो भागकर जो भारत में आई थी, वो मुजीबुर रहमान की बेटी है। जब मुजीबुर रहमान और उसके परिवार को खत्म किया गया तो ये हसीना
जो बेगम हसीना है वो इंग्लैंड में पढ़ने गई हुई थी, तो मुजीबुर रहमान की इकलौती पुत्री बची थी हसीना, जो बाद में समय बीतने पर राष्ट्रपति शासन खत्म होता है और दोबारा हसीना बांग्लादेश की राष्ट्रपति बनती है। और उस राष्ट्रपति बनने के दौरान भारत के उनके साथ अच्छे संबंध है, और कुछ हमारे क्षेत्र भी थे जो 2014 की मोदी सरकार के आने के बाद बेगम हसीना से बात की गई, तो कुछ क्षेत्र हमने उनको दे दिए और कुछ क्षेत्र उनके हमने ले लिए, यानी हमने थोड़े लिए उनको ज्यादा दिए। तो माने एक सौहार्दपूर्ण तरीके से जो हमारी कई क्षेत्रों को लेकर लड़ाई रहती थी उनको आपस में अदला बदली कर ली, तो शांति का माहौल चल रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान में जिस तरह भारत में आतंकवाद फैला रहा है, मुस्लिम कट्टरपंथियों को चीन और जो पाकिस्तान है वो गलत शिक्षा दे रहा है और वो भारत के खिलाफ बातें करते हैं और भारत के खिलाफ बोलने वालों को फंडिंग देता है, ट्रेनिंग देता है। तो कुछ संगठन है वो हसीना के खिलाफ हो गए और देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। देश की जनता राष्ट्रपति हसीना के राष्ट्रपति भवन में घुस गई, और जैसे ही वो घुसी हसीना भागकर हेलीकॉप्टर में भागकर आ गई भारत में, और भारत ने उन्हें शरण दे रखी है। आजकल जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति हसीना है वो भारत की राजधानी में रह रही है, वो नोएडा में। और अब बांग्लादेश हमसे चिढ़ा हुआ है कि हमने अपनी राष्ट्रपति, अब वो वहां की सरकार मान रही है कि हसीना हमारी दोषी है, हमें सौंप दो, लेकिन भारत में वो शरण ले रखी है उन्होंने। तो आजकल बांग्लादेश हमसे काफी नाराज है। इस नाराजगी में बिजली भी हम उन्हें देते हैं, वो भी हमने काट दी। कहा भी पहले पैसे दो बिजली बाद में मिलेगी, पुराना बिल अडानी हमारी जो उद्योगपति उन्होंने, उनकी कंपनियों ने बिजली दे रखी है वो काटी है। एक बांग्लादेश से लेकर मध्य भारत से गुजरता हुआ मुंबई तक एक रास्ता आता था जिसमें स्पेशल रास्ता दे रखा था बांग्लादेश को विश्व से व्यापार करने के लिए, वो हमने बंद कर दिया। तो आजकल जो बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है। बच्चों, हमारी किताब, बड़ी दुख की बात है कि किताब एक बार छपती है फिर 10 साल नहीं छपती। एक देश के दूसरे देश के साथ जो रिश्ते हैं वो समय समय पर बिगड़ते और सुधरते रहते हैं। जब हम उनके रिश्तों की बात करते हैं और समकालीन समय की बात करते हैं, आजकल की बात करते हैं, तो किताब में कुछ लिखा होता है और अब परिस्थितियां कुछ और चल रही होती हैं। तो हमारा शिक्षा जो डिपार्टमेंट है वो भी ढीला चल रहा होता है, वो किताबों में फेरबदल नहीं करता। जबकि एक देश के लिए एजुकेशन ही सबसे बढ़िया होती है, एजुकेशन बढ़िया होती है, सही बच्चों को एजुकेशन देना वो उससे भी महत्वपूर्ण होती है। तो एक अच्छी एजुकेशन दी जाए। आज भी किताब पढ़ के यदि बच्चों को वही बातें बताई जा रही है जो किताबों में लिखी है, तो वो एक बच्चों के लिए गलत फीडबैक जा रहा है। तो मेरा अध्यापक साथियों से भी निवेदन है कि वो हमेशा अपडेट रहें, किताबों पर ज्यादा पढ़ें किताबें, लेकिन अपडेट के साथ बच्चों को बताया जाए ताकि हमारी पीढ़ी है वो ज्यादा सीख सके। अब बच्चों, इस चैप्टर में 2 पार्ट रहते हैं। हमने खाड़कू पाठ तो पढ़ लिए जिनके साथ हमारा झगड़ा बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ, पाकिस्तान के साथ कभी कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत मालदीव के साथ भी हुआ था। अब बहुत ही सुंदर देश नेपाल जिनके साथ हमारे विशेष प्रकार के संबंध है, और भूटान है वो उससे भी विशेष प्रकार के हैं। तो अब हम नेपाल और भूटान के बारे में और थोड़ा सा मालदीव के बारे में भी हो सकता है, या उन सब का सारांश है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बात करते करते काफी समय बीत जाता है और चीजें लंबी चली जाती हैं। तो आपकी सेहत खराब ना हो, आप छोटे से दिमाग पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और इनकी बात ही आपको मैंने बताई है। और इसके बाद अफगानिस्तान का कोई खास शासन वहां नहीं है। तालिबान लोग हैं जो पहले आतंकवादी होते थे, आजकल शासन चला रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार के ने आज तक तालिबान को मान्यता भी नहीं दी भी उस सरकार को। लेकिन हम उनकी अफगानिस्तान की सहायता भी करते रहते हैं। फिर जब पत्रकार पूछते हैं हमारी सरकार को भी सहायता, जब आपने तालिबान सरकार को मान्यता ही नहीं दे रखी तो सहायता किस बात की। जब हमारी सरकार का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि भारत की जनता का अफगानिस्तान की जनता के साथ संबंध है, मानवता के नाते हमने उनकी सहायता करते हैं। जब भी अफगानिस्तान पर संकट आता है तो भारत पहला देश है जो उनकी सहायता के लिए तैयार रहता है। अफगानिस्तान की क्रिकेट की टीम को भी हमने धर्मशाला में ग्राउंड दे रखा है और उन्हीं का वो अफगानिस्तान का ग्राउंड माना जाता है। तो भारत की जनता और अफगानिस्तान की जनता का डीएनए कहीं न कहीं प्रभावित है,
इसलिए हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं उनके साथ, और हम उनकी मानवीय सहायता करते रहते हैं। अभी परसों 3-4 दिन में बड़ा भयंकर अफगानिस्तान में भूकंप आया था, जिसमें वहां के 2-3 हजार व्यक्ति मर गए, क्योंकि वहां गरीबी ज्यादा है। तो अभी पहाड़ों में भी कच्चे घर हैं। यदि आप कहीं डॉक्यूमेंट्री देखो, कच्चे घर, मिट्टी के, ईंटों के, पत्थर के, कच्ची मिट्टी लगाकर बहुत बड़े बड़े मकान बनाए होते हैं उनको सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है वहां का। तो जब भूकंप आता है, और भूकंप का क्षेत्र भी अफगानिस्तान ज्यादा रहता है, तो वहां पर बहुत नुकसान होता है। जैसे ही नुकसान हुआ तो सबसे पहले भारत के झंडे लगे हुए, तिरंगे लगे हुए झंडे राशन के लिए, दवाइयों के लिए, उनके इलाज के लिए पहुंचे, जिन्होंने अफगानिस्तान से कहा कि हमारे बड़े भाई ने मदद की है। ये सुनकर भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी कोई अप्रिय घटना भारत में घटती है तो अफगानिस्तान की जनता को दुख होता है, और पाकिस्तान को तो वो कोसते रहते हैं कि पाकिस्तान एक गंदा देश है और भारत हमारा एक भाई देश है। तो अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम भूटान और नेपाल के बारे में और सारांश के बारे में। जय हिंद।